हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, हमारी चल रही है इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 1995 से 2019 तक। प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके डिटेल्ड वाइज चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, उसके अब तक हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स 11th क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, आईईएस 2016 में पूछा गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। 11th क्वेश्चन ये कहता है आपसे, consider the following process: extension of the spring, plastic deformation of a material, magnetization of a material exhibiting hysteresis. Which of the following processes are irreversible? इनमें से कौन कौन सी प्रोसेस irreversible है वो आपसे पूछ रहा है। और 4 ऑप्शन आपको दे दिए है, पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी, पहली और तीसरी, पहली दूसरी तीसरी। तो देखिए 2 तरह की प्रोसेस होती है आपके पास, एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें कोई भी, अगर हम वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है। अगर हमें वर्क देना पड़ रहा है, जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर हीट पंप में सप्लाई करते हैं, तो हमें कम से कम वर्क देना होता है। तो हमारी जो मैक्सिमम एफिशिएंट प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ये बेसिकली एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क होता है कि हम अपने काम को, हम अपने एफर्ट्स को, परफॉर्मेंस को कितना एफिशिएंट कर सकते हैं। हीट इंजन को, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ये जो हमारे डिवाइस है, हम इन्हें कितना एफिशिएंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस हमें बताती है, एक बेंचमार्क सेट करती है। जितनी भी प्रोसेस होती है वो प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल होती है, सभी प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। तो यहाँ से हम किन किन प्रोसेस को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ट्रीट करते हैं। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात क्या रहेगी कि आपकी जो फॉरवर्ड प्रोसेस किसी भी डायरेक्शन में, सपोज कीजिए यहाँ 1 से 2 कोई प्रोसेस हुई है, 1 से 2 प्रोसेस हुई है, अगर आप 2 से 1 पर सेम पाथ फॉलो करके आते हो, सेम पाथ फॉलो करते हो और सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो प्रोसेस आप रिवर्सिबल प्रोसेस अज्यूम करते हो, उसमें किसी भी तरह का कोई लॉसेज नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो कह रहा है, एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग। अगर आप एक स्प्रिंग को, ये आप एक स्प्रिंग है, अगर आप इस स्प्रिंग को खींचते हो, इस पर लोड लगाते हो, इसे एक्सटेंड कर देते हो और जब इसे छोड़ते हो तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ये अपनी ओरिजिनल शेप को कवर कर लेता है। कब? जब तक इसे इलास्टिकली डिफॉर्म किया जाए, इसकी एक लिमिट तक इसे डिफॉर्म किया जाए। अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा इसे डिफॉर्म कर दिया तो ये अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि हमने स्प्रिंग को ज़्यादा ही एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पर हम जनरल केस लेकर चलेंगे कि आपने स्प्रिंग को एक इलास्टिक लिमिट तक उसको क्या किया, एक्सटेंड किया है। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर ये फर्स्ट तो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसने मुझसे पूछा है कौन कौन सी इरिवर्सिबल है, तो ये फर्स्ट तो आप रिवर्सिबल ट्रीट करोगे। तो यहाँ से ए ऑप्शन कट गया, ए में 1 दे रखा है, बी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया सी। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की खास बात यही है, अगर आप देखिए जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या है कि आपको अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली उसे सोल्व करके न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। लेकिन जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कन्फ्यूजिंग होते हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है कि हम ये करें भी या ना करें, क्योंकि कुछ कुछ कीवर्ड छुपे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी ब्यूटी क्या है इन क्वेश्चंस की, कि अगर आप एक भी स्टेटमेंट गलत फाइंड आउट कर लेते हो, ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही रहता है कि अगर आप एक भी स्टेटमेंट को गलत कर लेते हो तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है, चाहे आपको बाकी स्टेटमेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी ना हो। तो यहाँ पर जैसे ही मुझे ये पता लगा कि हाँ मैं स्प्रिंग को रिवर्सिबल ट्रीट कर सकता हूँ, मेरा ऑटोमेटिकली आंसर आ गया, चाहे मुझे 2 और 3 का कोई आइडिया भी ना हो। चलिए अब देखते हैं 2 और 3 प्रोसेस देख लेते हैं।
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, आप किसी मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म कर रहे हो। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या, आपने उसकी लिमिट से, जितनी उसकी लिमिट थी कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर सकता है, जब उससे लोड हटाया जाए तो आपने उस लिमिट से उस पर ज़्यादा लोड लगा दिया। एक स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग पर उसका ज़्यादा लोड लगा दिया। एक स्प्रिंग 10 न्यूटन का लोड सह सकता है कि 10 न्यूटन का लोड लगाओगे, हटाओगे, वो अपनी शेप में वापस आ जाए, लेकिन आपने एक लिमिट से ज़्यादा लगा दिया, 12 न्यूटन का लगा दिया, तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, उसकी शेप अब जब लोड हटाओगे ना तो कुछ ज़्यादा होगी, वो अपनी शेप को पूरी तरह से रिगेन नहीं कर पाएगा। तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो फॉरवर्ड पाथ है वो रिवर्स पाथ के बराबर नहीं होगा, तो हम लोग इसे क्या ट्रीट करेंगे, हम लोग इसे इरिवर्सिबल ट्रीट करेंगे। टू स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल एग्जिबिटिंग हिस्टेरेसिस, ये हम लोग 12th की फिजिक्स में पढ़ते हैं। जब मैग्नेटाइजेशन होता है ना, जब आपकी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और इन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो कर्व बनता है, तो वहाँ पर आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं। हिस्टेरेसिस में आपको क्या देखने को मिलता है, लॉसेस देखने को मिलते हैं। आप इस कर्व को अच्छी तरह जानते होंगे, ये कर्व आपका कुछ इस तरह का आता है। हिस्टेरेसिस में ये कर्व आपको देखने को मिलता है। इस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरफ इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़न है थोड़ा, यहाँ पर एक बार चेक करना होगा। तो यहाँ पर आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं, आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो ये प्रोसेस कैसी होगी, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो 2 और 3 दोनों इरिवर्सिबल है, और जैसा कि हम लोग 11th सी में देख चुके, 11th का सी आंसर होगा, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन 2016 में ही आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर अ थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होती है, थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, जिसमें आपकी एंथैल्पी H जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि इनिशियल एंथैल्पी H1, फाइनल एंथैल्पी H2 के बराबर होगी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये SSC JEE में पूछ लेते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ठीक, तो अब देखिए थ्रोटलिंग प्रोसेस की और खास बात, पहले तो मैं प्रैक्टिकली आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कहाँ पर आपको थ्रोटलिंग प्रोसेस देखने को मिल सकती है। देखिए, आप घर में टैप को ओपन करते हो तो वहाँ से उस टैप से पानी निकलता है, आप उस प्रोसेस को थ्रोटलिंग प्रोसेस कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि फ्लो थ्रू अ रिस्ट्रिक्टेड पैसेज इज कॉल्ड थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस में होता क्या है कि कहीं भी आपका फ्लो, जैसे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी एक पाइप है, इसमें से फ्लो हो रहा है, फ्लो, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने इतने एरिया में इसको पानी के फ्लो को ब्लॉक कर दिया, तो फ्लो जो है वो यहाँ से सिर्फ इतने एरिया से होगा। तो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया से जो फ्लो होता है तो वो आपकी एक थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है। थ्रोटलिंग प्रोसेस की खास बात, इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लीजिए, थ्रोटलिंग प्रोसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, हाईली इरिवर्सिबल, यानी कि एंट्रोपी का जनरेशन होगा, लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। थ्रोटलिंग प्रोसेस में प्रेशर रिड्यूस होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में प्रेशर हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा। थ्रोटलिंग प्रोसेस में हम लोग हीट का इंट्रैक्शन जीरो मानकर चलते हैं, कोई वर्क वहाँ पर किसी भी तरह का वर्क का इंट्रैक्शन नहीं होता, तो जिसकी वजह से ना हीट का इंट्रैक्शन होगा, ना कोई वर्क का इंट्रैक्शन होगा, ना ही कोई वहाँ पर हीट का इंट्रैक्शन नहीं, वर्क का इंट्रैक्शन नहीं, प्रेशर आपका ड्रॉप होगा। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज़ एन एडियाबैटिक स्टीडी फ्लो प्रोसेस। एडियाबैटिक मतलब हीट का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, स्टीडी फ्लो प्रोसेस बिल्कुल सही, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो वक्त के साथ वेरी नहीं करती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में नंबर 1 सही है। देखिए सी ऑप्शन में नंबर 1 नहीं देख रखा, तो यहाँ पर उसने कहा कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन में 1 नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका कट गया। एलिमिनेट करते हुए चलिए, अपने क्वेश्चंस को जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कीजिए। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, द एंथैल्पी बिफोर एंड आफ्टर थ्रोटलिंग इज सेम, बिल्कुल 2 भी सही है, मतलब 2 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी पहले ही कट चुका है, 2 भी होना चाहिए। 2 इसमें दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है और डी में दे रखा है, 2 बी में नहीं दे रखा, तो ये बी ऑप्शन भी आपका कट गया। सेकंड बिल्कुल मस्ट है कंडीशन, तो आपका सी ऑप्शन कट चुका है, आपका बी ऑप्शन बच गया क्या, ए और डी। अब यहाँ पर क्या बात रहेगी, या तो पहली 2 ट्रू है, या तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है, या फिर 1 2 एंड 3 तीनों की तीनों ट्रू है। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस थर्ड पे डिपेंड करता है, इट इन द प्रोसेस ड्यू टू फॉल इन प्रेशर। मैंने आपको बोला कि आपकी थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर का ड्रॉप होता है, यहाँ तक सही है।
द फ्लूइड वेलोसिटी एट द आउटलेट इज ऑलवेज मोर देन द इनलेट वेलोसिटी। वो कहता है कि जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी आउटलेट पर वो हमेशा ज़्यादा होगी इनलेट पर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर एक टैप बनाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टैप बना रहा हूँ, ये मेरी एक टैप हो गई, इसमें से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ये वाल लगी हुई है। तो यहाँ से जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी और यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, फ्लूइड की वेलोसिटी इस पॉइंट पर जब बाहर निकलेगी टैप से तो वो ज़्यादा होगी, वो ये कहना चाहता है। तो देखिए ऐसा नहीं होता, जो प्रेशर में ड्रॉप आता है वो होता है वॉल्यूम की वजह से, वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से प्रेशर रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये एंथैल्पी कांस्टेंट आई कैसे, हमारे पास ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है, एंथैल्पी प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस आपका हीट किसके बराबर होगा, एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सेकंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड प्लस डब्ल्यू। तो आपका कोई हीट कंट्रैक्शन नहीं हुआ, कोई वर्क कंट्रैक्शन नहीं हुआ, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई, काइनेटिक एनर्जी भी आप अज्यूम करते हो कि कोई चेंज नहीं आया। इस वजह से आपकी H1 H2 के बराबर होती है। H1 किसके बराबर हो गई, H2 के। तो ये होता है रिलेशन, इस तरह से आता है। तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आता। तो यहाँ पर जो आपकी ये H1 H2 आई है वो तब आई है जब आपकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो वेलोसिटी में किसी तरह का चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। इनलेट और आउटलेट पर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गई गलत, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, ये वाला भी बच गया ए। तो ए राइट आंसर होगा 12th का। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब देखिए ये आ गया आपका असर्शन टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखी है। ऑप्शन आपका इस तरह से होता है, ए ऑप्शन में होता है कि पहली दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट पहली वाली स्टेटमेंट को करेक्टली स्पेसिफाई, करेक्टली उसका रीज़न दे रही है। दूसरे ऑप्शन में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन बी स्टेटमेंट जो सेकंड है वो फर्स्ट को पूरी तरह से उसका रीज़न नहीं दे पा रही है, वो उसका रीज़न नहीं है, अलग इंडिविजुअली ट्रू है। सी ऑप्शन में होता है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, एंड डी ऑप्शन में होता है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट 1 में, थर्मोमीटर्स यूजिंग डिफरेंट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस मे गिव डिफरेंट रीडिंग एक्सेप्ट एट 2 फिक्स पॉइंट्स। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, जो थर्मोमीटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के, ऐसे थर्मोमीटर्स जो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस की हेल्प से हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। वॉल्यूम हमारे पास होता है, लेंथ वॉल्यूम जो हमारे पास किस में होता है, मर्करी में थर्मोमीटर होता है हमारे पास। ठीक, हमारे पास आइडियल गैस थर्मोमीटर होता है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम की हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मेज़र कर लेते हैं। हमारे पास हम ईएमएफ की हेल्प से, थर्मोकपल में हम लोग ईएमएफ की हेल्प से टेम्परेचर को मेज़र कर लेते हैं। तो ये सब हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी हेल्प से टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करके जो आप थर्मोमीटर बनाते हो वो डिफरेंट रीडिंग देंगे एक्सेप्ट एट 2 फिक्स पॉइंट्स। बिल्कुल सही कह रहा है। 2 फिक्स पॉइंट कौन से होता है, एक होता है आइस पॉइंट, एक होता है आपके पास आइस पॉइंट, और एक होता है आपके पास स्टीम पॉइंट। ये 2 पॉइंट होते हैं जहां पर कोई भी थर्मोमीटर आपका सेम रीडिंग देता है। ये मैं अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये इन 2 पॉइंट्स पर आप कोई भी थर्मोमीटर उठा ले जिसके अंदर अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है यूज़ की जा रही है, चाहे वो ईएमएफ को यूज़ करके लिया हो, चाहे वो लेंथ को, चाहे वो प्रेशर को, तो आपका जो थर्मोमीटर होगा कोई भी होगा वो 2 पॉइंट पर हमेशा सेम रीडिंग देगा, बाकी वो अलग अलग रीडिंग देता रहे। तो 1 स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1 स्टेटमेंट बिल्कुल सही। 2 स्टेटमेंट देखते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। जो आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल होता है, कौन सा स्केल, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल यानी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल जो है वो किसी भी इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस आप ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू पर वो डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। लेकिन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को करेक्टली स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा, ये इनका रीजंस बिल्कुल अलग है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 13th का बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 14th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ गया आपका, और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारा फर्स्ट लॉ है टीडी का, एनालाइज द प्रॉब्लम
क्वांटिटेटिवली, बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी बताता है हमें, ठीक। आगे देखते हैं, वेयर एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनालाइज द प्रॉब्लम क्वालिटेटिवली, बिल्कुल सही। जो सेकेंड लॉ है वो हमें क्वालिटी के बारे में बताता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फर्स्ट लॉ हमें सिर्फ इतना कह देता है कि आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर लो, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी हीट है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, जितना वर्क है वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट लॉ हमें ये बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ये ध्यान रखिए। लेकिन सेकेंड लॉ हमें बताता है कि ऐसा नहीं है, आप हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में तो कन्वर्ट कर सकते हो पूरा, यानी कि हाई ग्रेड एनर्जी यानी कि वर्क, उसे आप लो ग्रेड एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर सकते हो कंप्लीटली 100%। लेकिन आप हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते 100%। कुछ अमाउंट तक आप कर सकते हो, कुछ अमाउंट 40%, 50%, इतना आपने कर लिया, लेकिन आप हीट को पूरा का पूरा वर्क में 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हमें सेकेंड लॉ बताता है। सेकेंड लॉ यानी कि क्वालिटी की बात करता है, एनर्जी की क्वालिटी, जो मोड्स ऑफ हीट इंटरेक्शन है, जैसे कि आपके पास एनर्जी, ये हीट एंड वर्क, इनकी क्वालिटी के बारे में बात करता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, बिल्कुल गलत। अभी मैंने आपको बताया थ्रोटलिंग प्रोसेस एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हाईली इरिवर्सिबल, प्रेशर ड्रॉप होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, कोई वर्क का इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। तो टू स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए फ्रेंड्स 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन कितना लेंथी क्वेश्चन पूछा है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ड्यूरिंग एडियाबैटिक चार्जिंग ऑफ आइडियल गैस इनटू एन एम्प्टी सिलेंडर फ्रॉम अ सप्लाई मेन। देखिए ये क्वेश्चन है आपका अनस्टीडी, जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हैं, अनस्टीडी हीट ट्रांसफर क्वेश्चंस आपका रहेगा ये, जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो वक्त के साथ चेंज हो रही है। यहाँ पर मैं इसका एक बेसिक सा आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसे हम लोग डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में ही टच करेंगे। यहाँ पर क्या रहा है, देखिए आपका एक टैंक है, ये आपका कोई भी एक टैंक है। सिलेंडर की बात की है, सिलेंडर ले लीजिए, इसने सिलेंडर का है, हम भी सिलेंडर ले लेते हैं। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक। मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, इसके अंदर मैं आइडियल गैस डाल रहा हूँ। ये सिलेंडर पूरा एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, ठीक। इसके अंदर आइडियल गैस डाली जा रही है और एडियाबैटिक चार्जिंग मतलब कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, किसी भी तरह का कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट बाहर नहीं जा रही। तो इसके अंदर गैस डाली जा रही है, आइडियल गैस। तो इसकी जो खास बात रहती है ना फ्रेंड्स, जब भी आप किसी बोतल को खाली कर रहे हो या डाल रहे हो उसमें कुछ, जब भी आप किसी बोतल को खाली करते हो, किसी टैंक को खाली करते हो या उसके अंदर कुछ डाल रहे हो, कोई भी फ्लूइड डाल रहे हो, तो वो आपका अनस्टेडी क्वेश्चन कहलाता है। और उसमें ध्यान में रखिएगा जो इनिशियल एंथैल्पी होती है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको डिस्कस किया है, यहाँ पर देखिए जो इनिशियल एंथैल्पी होगी H1 इज इक्वल टू में फाइनल इंटरनल एनर्जी, ये होगी इनिशियल एंथैल्पी। क्या मतलब है इसका, देखिए ये आपका एक सिलेंडर है, आप इसके अंदर एक सप्लाई मेन से किसी पाइप के थ्रू, उसने लिखा है सप्लाई मेन से आप इसके अंदर कोई एक आइडियल गैस डाल रहे हो, तो उस आइडियल गैस की कोई ना कोई इंथैल्पी होगी, जिसे मैंने बोल दिया H1। इस आइडियल गैस की कोई ना कोई इंथैल्पी होगी, इस आइडियल गैस की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। कंटेनर तो आपका खाली है, ये सिलेंडर आपका खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब आप इसके अंदर गैस डालोगे तो फाइनली क्या होगा, लास्ट में जब फाइनल आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा, जब आपने पूरी की पूरी गैस फिल कर दिया, तो आपको मिलेगा जो इनिशियल एंथैल्पी जो गैस की थी ना, जो थी वो इस सिलेंडर में जाने के बाद फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। फाइनल इंटरनल एनर्जी यानी कि H1 इज इक्वल टू में U2 के बराबर हो जाएगा। ये आपको रिलेशन ध्यान में रखना है, इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आइडियल गैस की बात कर रहा है, आइडियल गैस में एक यहाँ पे जनरल फॉर्मूला ये भी आपसे पूछा जाता है, इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया साथ के साथ। तो आपका H1 क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि CPT1 पर यूनिट मास लेके चल रहा हूँ, स्मॉल यूनिट ले रखी है, ठीक। तो CPT1 इंटेंसिव प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं, एक्सटेंसिव नहीं है। वैसे आपकी एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, पर इसे पर यूनिट मास से डिवाइड कर दिया तो ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है। और ये है आपकी इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ये होती है आपकी CV। अब U2 हो रहा है तो CVT2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CP को CV से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर ये T2 बाई ये T1,
तो T2 इज इक्वल टू में Cp/Cv T1 और T2 इज इक्वल टू में गामा T1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि T2 आपका गामा टाइम्स T1 हो जाएगा। एडियाबैटिक चार्जिंग और डिस्चार्ज, चाहे आप उसके अंदर मटेरियल डालो या फिर बाहर निकालो, एडियाबैटिक चार्जिंग या डिस्चार्जिंग पे जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो गामा टाइम्स T1 होगा। बेसिकली में चार्जिंग की ही बात करते हैं, चार्जिंग के ही न्यूमेरिकल्स हमें करने होते हैं। तो जब उसके अंदर फ्लूइड डाला जाता है तो जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो गामा टाइम्स इनिशियल टेम्परेचर जो गैस का शुरू में था, बाद में गामा टाइम्स T1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए H1 इज इक्वल टू में U2, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है 15th का हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है। देखिए यहाँ पर कहता है द स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ द गैस, जो स्पेसिफिक इंथैल्पी यानी कि H किसकी, गैस की, सप्लाई में इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ द गैस इन द सिलेंडर। स्पेसिफिक इंथैल्पी जो गैस की होगी यानी कि H1 स्पेसिफिक इंथैल्पी सिलेंडर, इंथैल्पी नहीं इंटरनल एनर्जी, तो ए ऑप्शन तो कट गया। बी ऑप्शन में कहता है स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ द गैस इन द सप्लाई मेन इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द सिलेंडर। बिल्कुल सही है, जो इंथैल्पी जो गैस की शुरू में है सिलेंडर में जाने के बाद वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। सी ऑप्शन देखिए क्या कहता है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द सप्लाई मेन इज इक्वल टू स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द गैस। ये कहता है कि इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी ऑफ द गैस के बराबर होगी। बिल्कुल गलत है, जो इनिशियल एंथैल्पी होगी वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए बिल्कुल गलत। और डी ऑप्शन क्या है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द सप्लाई मेन, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी यानी कि U1 इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ये तो U1 को U2 के बराबर बता रहा है, तो इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। बाकी के ऑप्शन मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप खुद देख सकें कि बाकी ऑप्शंस में कितनी मिस्टेक है। सिर्फ छोटा सा एक कीवर्ड का, कहीं पर एंथैल्पी दे दिया, कहीं पर इंटरनल एनर्जी दे दिया, बस एक जगह इंटरनल एनर्जी, पूरा का पूरा आंसर ही बदल गया। तो आपको ध्यान में रखना है इनिशियल एंथैल्पी, फाइनल इंटरनल एनर्जी, बस इतना ध्यान रखिए, हो जाएगा। चलिए 15th हो गया। 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग सिस्टम्स। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2016, बहुत क्वेश्चन आए हैं 2016 में। इलेक्ट्रिक हीटर, टरबाइन, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैन बी अप्लाइड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम। किस किस सिस्टम में आप स्टेडी फ्लो एनर्जी लगा सकते हो। देखिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस आप क्या होता है, मटेरियल का फ्लो अंदर की तरफ जाएगा और मटेरियल बाहर की तरफ निकलेगा, और जो प्रॉपर्टीज है वो वक्त के साथ चेंज नहीं होगी। वक्त के साथ चेंज नहीं होगी मतलब कि जितना मास अंदर आ रहा है उतना ही मास बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा स्टेडी फ्लो सिस्टम होगा। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर, पहली बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर की। ये मैंने ले लिया हीटर, ठीक है। तो अब ये हीटर है, इसके अंदर क्या कौन सा मटेरियल आ रहा है, कौन सा मटेरियल जा रहा है। देखिए हीटर के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ध्यान रखिएगा हीटर के अंदर, हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करता है। हीटर को वर्क देना पड़ता है, वर्क इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। तो हम लोग इससे इलेक्ट्रिक हीटर को एक स्टेडी फ्लो डिवाइस कंसीडर कर सकते हैं। गैस टरबाइन में भी क्या होता है, गैस टरबाइन के अंदर अगर मैं गैस टरबाइन पावर प्लांट की बात करूं तो उसमें जो गैस होती है वर्किंग मीडियम होता है, गैस अंदर जाती है और बाहर निकलती है, चाहे वो कंप्रेशर से निकले, कहीं से भी टरबाइन से पास हो रही है, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक उसी तरह आपका कंप्रेशर का भी आपका यही काम रहता है कि उसके अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड जा रहा है। बेसिकली कंप्रेशर के लिए हम लोग गैसेस के लिए यूज़ करते हैं, पंप को हम लोग लिक्विड्स के लिए, पंप को लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है और कंप्रेशर गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, सी इज़ द राइट आंसर। 16th का हो जाएगा हमारे पास सी आंसर। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फ्लोइंग कंडीशंस फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द साइकिल। किसी भी साइकिल की रिवर्सिबिलिटी के लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। देखिए रिवर्सिबिलिटी आपको ध्यान में रखना है तभी होगा जब किसी भी तरह का ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ना ही कोई प्रेशर का ग्रेडियंट होना चाहिए, ना ही कोई टेम्परेचर का ग्रेडियंट होना चाहिए, ना ही कोई केमिकल ग्रेडियंट होना चाहिए। ये बहुत अच्छे से इक्विलिब्रियम में हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस वही प्रोसेस होगी जिसमें कोई ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी तरह का डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए यह फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर अप्रिशिएबली फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग एट एनी स्टेट इन द प्रोसेस।
जो प्रेशर और टेम्परेचर है वर्किंग सब्सटेंस का वो सराउंडिंग से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डिफरेंट होगा ना फ्रेंड्स ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा तो हीट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सपोज कीजिए वर्किंग मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हीट ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी वर्किंग मीडियम से सराउंडिंग मीडियम की तरफ। तो इसके लिए अगर टेम्परेचर कम से कम रहे तो ग्रेडियंट की वैल्यू ना के बराबर होगी, कम से कम होगी, तो हम उसे रिवर्सिबल प्रोसेस ट्रीट कर सकते हैं। सेम हमारा प्रेशर के लिए रहेगा, वहाँ पर हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा, टेम्परेचर के लिए हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो वन स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, वन स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन नहीं हो सकता इसका आंसर। चलिए, ऑल द प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइकिल मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो, बिल्कुल सही है, एक्सट्रीमली स्लो यानी कि आपकी जो प्रोसेस है वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होनी चाहिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विदाउट फ्रिक्शन, तभी हम उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करेंगे। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सी ऑप्शन कट गया, इसमें सेकंड स्टेटमेंट नहीं है। डी ऑप्शन देखिए, ये थर्ड स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड्स, वर्किंग पार्ट्स ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री, बिल्कुल सही। जो वर्किंग पार्ट्स हैं उनमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो लॉसेस देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकली फ्रिक्शन होगा तो लॉसेस होंगे, लेकिन रिवर्सिबल के केस में मैक्सिमम एफिशिएंट प्रोसेस चाहिए, तो आपकी क्या होनी चाहिए, उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड सेकंड फर्स्ट तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 17th का हो जाएगा ए आंसर। चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स अभी तक इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब देखिए टोटल 127 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं, 18th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो टोटल 12 से 13 वीडियो हमारी बनेगी इस फर्स्ट चैप्टर पे। टोटल हमारे 6 चैप्टर है, हमारे थर्मोडायनेमिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, एंड देन आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज के क्वालिटी क्वेश्चंस और कंसेप्ट सब्जेक्ट पर कंसेप्ट क्लासेस भी आपके लिए अरेंज की जाएगी। चलिए, यहाँ पर कहता है प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करती। तो प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही होती है। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है, जैसे मैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की बात करूं तो इस पॉइंट पर एक ही वैल्यू ये शो करेगा। तो ये पॉइंट फंक्शन होते हैं, पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। वर्क हो गया, हीट हो गया, ये एरिया अंडर द कर्व, इस पर डिपेंड करते हैं कि एरिया कितना आ रहा है, कितना एरिया वो कवर कर रहा है, तो वो आपके पाथ फंक्शन होते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी होगी फ्रेंड्स, ध्यान में रखना, प्रॉपर्टी जो होती है वो पाथ फंक्शन होती है। तो दिस इज द 18th का बी। चलिए 19 देखते हैं। अब देखिए, बॉडी ऑफ मास 20 kg फॉल्स फ्रीली इन वैक्यूम। एक बॉडी है जिसका मास दे दिया 20 kg और वो वैक्यूम में गिर रही है। ध्यान रखिए, वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड कीवर्ड है ये क्वेश्चन के लिए। इट हैज़ फॉलन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस 50 मीटर, वो 50 मीटर से नीचे गिर रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक वर्क डन बाय द बॉडी। बॉडी ने कितना वर्क डन प्रोड्यूस किया, बॉडी ने कितना वर्क डन किया, वो ये पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, खासकर गेट एग्जाम में। यहाँ पर देखिए बच्चे करते क्या, पहले मैं उनकी गलती बताता हूँ। वो गलती क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, ये जो बॉडी है वो फॉल हो रही है, नीचे गिर रही है, तो वो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। हम पढ़ते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के, WD वर्क डन इसके बराबर होता है। तो ये लगा देते हैं mgh का फॉर्मूला, यहाँ पर mgh होता है वर्क डन। m की वैल्यू दे रखी है 20 kg, g की वैल्यू दे रखी है 10 और h की वैल्यू उसने दे दी हमें 50 मीटर। और यहाँ से आंसर निकाल देते हैं 5 to the 10 0 0 0 10,000 ये वर्क है तो न्यूटन मीटर, 10,000 न्यूटन मीटर निकाल देते हैं। भगवान यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं है 10,000 न्यूटन मीटर का, वरना मोस्टली बच्चे क्लिक भी कर देते हैं। गेट एग्जाम तो गलती भी कराता है, इसी तरह के क्वेश्चंस डाल के ऑप्शन भी डाल देते हैं। यहाँ पर इन्होंने 10,000 न्यूटन मीटर नहीं डाला, वरना मोस्टली बच्चे यही करते। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। क्यों 0? देखिए जो बॉडी गिर रही है ना, बॉडी गिर रही है वैक्यूम में गिर रही है, वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी रेसिस्टिव फोर्स नहीं है। अगर पार्टिकल होते तो वो रेसिस्टिव फोर्स लगाते इस बॉडी के ऊपर, उसे नीचे आने से रोकते हैं, रेसिस्टिव फोर्स लगाते हैं। वर्क डन होता है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ध्यान रखिएगा, वर्क डन हमेशा अगेंस्ट द रेसिस्टिव फोर्स होता है, रेसिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट हमेशा वर्क डन होता है। तो यहाँ पर
यहाँ पर कोई भी रेसिस्टिव फोर्स नहीं है तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। 19th का हमारे पास सी आंसर होगा क्या यहाँ पर, आप फर्स्ट लॉ भी लगा सकते हो, जो आपका डी क्यू होता है, डी क्यू यहाँ पर हमारा बार आता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू में डी ई प्लस डी डब्ल्यू। तो होता क्या है कि जो बॉडी नीचे आ रही है, उसके पास पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो ये इसी में अंदर आया जा रहा है चेंज, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि वर्क डन हमेशा अगेंस्ट द फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0। 19th का हो जाएगा सी। और ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का, विद इन 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 20 इजी क्वेश्चन है, बेसिकली थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। एक सिस्टम है इज टेकन फ्रॉम एक्स टू वाई उसे लिया जा रहा है, 30 किलो जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। सिस्टम के अंदर 30 किलो जूल की हीट जाती है, एंड द सिस्टम डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क। जो सिस्टम है वो 10 किलो जूल का वर्क परफॉर्म करता है जब उसे एक्स से वाई लेके जाया जा रहा है, ठीक है। व्हेन द सिस्टम इज रिटर्न टू वाई टू एक्स, मतलब यहाँ पर कोई एक्स पॉइंट है, यहाँ पर आपका वाई पॉइंट है, जब उसे एक्स से वाई ले जाया गया तो उसके अंदर 30 किलो जूल की हीट डाली गई। 30 किलो जूल हीट डाली गई मतलब ये पॉजिटिव रहेगी, ध्यान रखना। अगर निकालते हैं हीट तो नेगेटिव होती है, ये हमारी थर्मोडायनेमिक की अजम्पशन होती है। और सिस्टम ने 10 किलो जूल का वर्क किया है, सिस्टम ने वर्क किया है ना, तो वो पॉजिटिव, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए तो वो नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर व्हेन द सिस्टम इज रिटर्न फ्रॉम वाई टू एक्स अनदर पाथ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 8 किलो जूल। तो पहले एक्स से वाई लेके गया, फिर उसे वाई से एक्स लेकर गया। इस केस में क्या हुआ, वाई से जब एक्स लेके आ रहे थे, तो इस केस में जो वर्क डन है सिस्टम के ऊपर किया गया 8 किलो जूल, तो ये नेगेटिव वर्क होगा। व्हाट इज द अमाउंट हीट लिबरेटेड और एब्जॉर्ब। जब उसे यहाँ से, ये एक्स है ये वाई है, यहाँ से वापस लाया गया तो कितनी हीट लिबरेट हुई, उसमें से कितनी हीट निकली, या फिर कितनी हीट एब्जॉर्ब की उस सिस्टम ने। तो यहाँ पर देखिए सिंपल हम साइकिल का फंडा लगाएंगे। देखिए एक्स से वाई और वाई से एक्स, ये एक साइकिल बन चुकी है। साइकिल एक्स से वाई में 30 किलो जूल की हीट डाली गई तो पॉजिटिव है। एक्स से वाई डब्ल्यू जो है वो 10 किलो जूल का सिस्टम ने किया तो पॉजिटिव है। फिर कहता है कि डब्ल्यू जो है वो सिस्टम के ऊपर किया गया जब वो वाई से एक्स जा रहा है, वाई से एक्स में तो -8 किलो जूल हो गया। तो अब होता क्या है, ये एक साइकिल कंडीशन बन चुकी है। साइकिल कंडीशन बन गई है तो क्या होगा, नेट हीट का इंटरेक्शन किसके बराबर होगा, नेट वर्क इंटरेक्शन। ध्यान रखिएगा, नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू में नेट वर्क इंटरेक्शन फॉर अ साइक्लिक। और आपका जो ये होता है ना डी क्यू इज इक्वल टू में डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये आपका किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए होता है। जनरल प्रोसेस साइक्लिक के लिए ये वैल्यू 0 हो जाती है, तो डी क्यू फिर से आपका डी डब्ल्यू के बराबर आ गया, डी क्यू आ गया डी डब्ल्यू के बराबर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो आपका नेट हीट इंटरेक्शन यानी कि एक्स वाई और वाई एक्स, दो ही तो है, ये एक्स से वाई जा रहा है और वाई से एक्स, जितना हीट का इंटरेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क इंटरेक्शन के, डब्ल्यू एक्स से वाई और एक्स से वाई, डब्ल्यू एक्स से वाई और वाई से एक्स। तो यहाँ पर वर्क इंटरेक्शन, तो इसकी वैल्यू 30 दी है, इसकी वैल्यू उसने पूछी हुई है। एक्स से वाई का 10 किलो जूल हुआ, वाई से एक्स में -8 किलो जूल हुआ, तो यहाँ से आ गया 2 - 30 - 28। अब ये नेगेटिव आया, मतलब क्या कि सिस्टम से हीट निकाली गई है, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया, सिस्टम से हीट लिबरेट हुई है, निकली है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, लिबरेट हुई है सिस्टम से। तो यहाँ पर देखिए 12 तो नहीं है, 12 तो गलत हो गया, ये भी 12 गलत हो गया। एक है लिबरेट, एक है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब सिस्टम में डाली गई तो पॉजिटिव आता है, तो हमारा तो नेगेटिव आया, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हीट लिबरेट निकली है तभी तो नेगेटिव आया है। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 20 का। चलिए फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। आपकी कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा अगर आपको PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थर्मोडायनेमिक्स के बाद किस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर चाहते हैं। ऐसी एक सीरीज़ मैं गेट एग्ज़ाम के लिए भी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं गेट एग्ज़ाम के 1987 से 19 ध्यान रखिए 1987 से 2019 तक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसके बाद 2020 का मॉर्निंग सेशन का और इवनिंग सेशन का आपको सॉल्यूशन दूंगा, और आप खुद आइडिया करोगे, खुद आइडिया लगाओगे कि कितने क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर की हेल्प से सॉल्व हो पा रहे हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास पहले से एक एनालिसिस होगा कि गेट 2021 में आप कितने नंबर करेक्टली आप ला सकते हो। यही होता है फ्रेंड्स, साइंटिफिकली आप
अब इसी तरीके से आप अपने आप को जज कर सकते हो कि कितने एग्ज़ाम की आपको, कितने मार्क्स की आपको और तैयारी करनी पड़ेगी 2021 के लिए। ठीक, तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।